हेलो थार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आज सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। इतिहास मैराथन क्लास में भी आपका स्वागत। और आज हमारा टॉपिक है गांधी युग का प्रारंभ। आज हम गांधी युग में प्रवेश करने वाले हैं। गांधी जी का युग कब से माना गया है? 1915 से माना गया है। क्यों माना गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कि गांधी जी का युग 1915 में क्यों माना गया। और गांधी युग का प्रारंभ करने से पहले हमको यहाँ पे अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि उस टाइम की परिस्थितियां कैसी थी, वातावरण कैसा था। आखिरकार भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यदि परिदृश्य में देखा जाए तो किस प्रकार का वातावरण यहाँ पे था। इनको पहले हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि वातावरण कैसा था। यदि हम वातावरण उसको अच्छे से समझ लेंगे कि किस प्रकार का वातावरण उस टाइम विद्यमान था, तो निश्चित रूप से आपको ये 1915 का जो इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं हम गांधी युग, यहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतिहास को एक बात बता देना चाहूंगा, इतिहास को पढ़ने से पहले, प्रारंभ करने से पहले उस पर मनन करना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। तो उस काल में आपको प्रवेश करना है पहले, और उस काल की परिस्थितियों को पहले बांटना है, समझना है किस प्रकार की परिस्थितियां उस टाइम विद्यमान थी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 1915 का काल हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले वाला हमारा क्या था? पहले वाला 1905 या 1907 से लेकर के 1915 का काल था। जो काल था उसका अध्ययन हमने किया था। उस काल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कुछ गलत काम किए गए थे, कुछ ज्यादा ही। जैसे बंगाल का विभाजन किया गया तो उसका पूरे देश के अंदर विरोध हुआ था, और कांग्रेस का विभाजन 3 भागों में हो गया था। वैसे देखा जाए तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग में विभाजित हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उस टाइम काफी टाइम था, और गरम दल के नेताओं की जो आवाज थी उसको निर्दयता पूर्वक उनको दमन कर दिया, दबा दिया गया था। और जो नरम दल के नेता थे उनको अपने हृदय के लगा लिया था, और उनकी मांगों को मानने के लिए उनको आश्वासन दे दिया था कि हम जो भी आपकी मांगे होंगी उनको हम मानेंगे। और 1909 का अधिनियम आया और उसकी कुछ शर्तें हैं, उसमें उनको कुछ लागू किया। आखिरकार जो अंतिम शक्ति थी वो वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल के हाथ में ही थी, रखी गई थी। उसके बाद गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, जो प्रमुख रूप से हमने पिछली वाली कक्षा में पढ़े थे। उनका यदि इतिहास देखें तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 के अंदर देशद्रोह का मुकदमा चला करके अंग्रेजों ने 6 साल की मांडले जेल बर्मा में भेज दिया था। लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया था। अरविंदो घोष राजनीति से संन्यास लेकर के गुजरात में अपने आश्रम में वहीं पर रहने लग गए थे। और उन्हीं के साथ साथ ये लोग तो खुले तौर पर के अंग्रेजों का सामना किया था, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था खुले तौर पे। और साथ ही साथ उन्होंने स्वराज, स्वदेशी और विदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के जो 4 उनके मुद्दे थे उनका उन्होंने प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनको दबा दिया गया था। इसके साथ साथ एक गुप्त रूप से कुछ संगठन भी बने थे, कुछ संगठन भी एक्टिव हुए थे, क्रांतिकारी संगठन एक्टिव हुए थे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। एक था मुजफ्फर बम कांड हुआ था। क्या हुआ था? मुजफ्फर बम कांड हुआ था। एक क्रांतिकारी, सबसे पहला हमने क्रांतिकारी संगठन क्या अध्ययन किया था, वो था अनुशीलन समिति। किसने किया था अनुशीलन समिति का गठन? उसका गठन किया था एक द्वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में। ये क्रांतिकारी जो संगठनों की स्थापना हो गई थी। ये क्या गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां करने प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक मुजफ्फर बम कांड के अंदर एक अलीपुर षड्यंत्र चला करके हमारे भारतीयों के कुछ क्रांतिकारी वीर सेनानी थे, उनको फांसी की सजा दे करके लोगों के अंदर एक अत्यंत खोफ पैदा कर दिया कि इस प्रकार का यदि आप क्रांतिकारी आंदोलन करोगे या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का देशद्रोह जो गतिविधियां करोगे तो आपको इस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि किस प्रकार का वातावरण उस टाइम विद्यमान था। नरम दल के नेता तो संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रार्थना पत्र के माध्यम से, तो निवेदन के माध्यम से, स्मृति पत्र के माध्यम से अंग्रेजों से मांग उठा रहे थे
जिनका अंग्रेजों ने बात सुनते भी थे लेकिन अंतिम रूप से उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। गरम दल को वैसे दबा दिया था, मुस्लिम लीग को अपने छाती के लगा लिया था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन्होंने फूट डाल करके, और इस प्रकार उनका एक जो 1915 तक का जो काल था उसमें अच्छे से उन्होंने शासन किया और भारत का अच्छे से आर्थिक दोहन किया। अभी हम पढ़ रहे हैं 1915 का। अब आप देखिए 1914 के अंदर 6 साल की सजा काट करके बाल गंगाधर तिलक महोदय वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद भारत की ऐसी दयनीय दशा देख करके उन्होंने कुछ कदम उठाए। कांग्रेस के पास गए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जो सीनियर नेता थे, उनसे बातचीत की, बोला कि क्या आप किस पोजीशन में हो, क्या ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करने के मूड में हो? तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोला नहीं, कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि इस काल के अंदर नरम दल के नेताओं की वो बूढ़े हो गए थे, उनकी इतनी जो शारीरिक क्षमता उनकी थी नहीं, लेकिन कुछ लोग थे चाटुकार, जिसको ब्रिटिश शासन के टैक हुए नाम से दिए गया था। बाकायदा बुक में लिखा हुआ है, ब्रिटिश जो शासन था उसके चाटुकार लोग थे। कौन कौन थे? ब्रिटिश शासन के अधीन जो कर्मचारी था, प्रशासनिक वर्ग था, वो सब समतागिरी करते थे। साथ में व्यापारी वर्ग अपने हितों के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे। इस प्रकार का वातावरण उस टाइम विद्यमान था। बाल गंगाधर तिलक आए कहां से? रंगून यानी मांडले जेल से छूट करके आए। उन्होंने पूरी परिस्थिति को देखा तो उनको समझ में आया कि अभी कोई आंदोलन करने के मूड में नहीं है, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता यहाँ पे अभी है विद्यमान नहीं है। अब किसका सहारा ले, किसको बोले? तो कांग्रेस के नेताओं को उनको पूछा तो फिर उन्होंने स्टेट में मना कर दिया। उन्होंने फिर एक अपना आंदोलन प्रारंभ किया था और थोड़े दिन चला पाए। 1920 में बाल गंगाधर तिलक महोदय का देहांत हो गया था, निधन हो चुका था। अभी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि 1915 का जो 1915 का वातावरण कैसा था, परिस्थितियां कैसी थी। कुछ टॉपिकों पे हम पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पे निर्धारित किए हैं कि टॉपिकों के आधार पे हम परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद उन परिस्थितियों को आपस में जोड़ दोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहली परिस्थिति क्या थी? मैंने आपको बताया था कि गरम दल के नेताओं का दमन कर दिया गया था। गरम दल का दमन, गरम दल के नेता जो थे उनका दमन कर दिया गया था। हिंदू और मुस्लिमों के मध्य फूट डाल दी गई थी। हिंदू तथा मुसलमानों के मध्य फूट, हिंदू और मुसलमानों के मध्य इन्होंने फूट डाल दी। नंबर तीन क्या था? जो नरम दल के नेता थे वो कोई आंदोलन खड़ा करने के मूड में नहीं थे। नरम दल के नेता निष्क्रिय हो गए, एक तरह से देखा जाए तो निष्क्रिय हो गए, क्योंकि इनका इतना बड़ा जागरूक संगठन था नहीं, और काफी लोग जो अंग्रेजों की चाटुकारी करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी, तो इनकी चली नहीं थी। उन्होंने पहले, अंग्रेजों ने फूट डाल दिया, बड़े बड़े नेता हमारे लाल बाल पाल और रविंद्र घोष थे, उनको भी अलग कर दिया, तो फिर इनके पास इतना पावर बचा नहीं, ये लोग कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद ये तो हो गया राजनीतिक परिदृश्य में, यदि देखा जाए तो। और राजनीतिक परिदृश्य में देखो और क्या क्या था। कुछ हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे उनको फांसी की सजा, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा। अब क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई थी वो कौन कौन थे? हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसमें एक थे प्रफुल्ल चंद चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चंद चाकी। एक 15 वर्ष के थे खुदीराम बोस, उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुजफ्फर बम कांड में केस में उनको फंसा दिया गया था, और खुदीराम बोस मात्र 15 साल के थे। उनको फांसी की सजा देने का मतलब यही था अंग्रेजों का कि भारतीयों के अंदर कोई खौफ पैदा कर देते, ताकि इस प्रकार की गतिविधि आगे भविष्य में ये करने की हिम्मत नहीं उठाएं। उसके बाद ये राजनीतिक परिदृश्य हो गया। अभी मैं बताना चाहता हूं कि और क्या क्या ऐसा वातावरण था। देखिए, भारतीय लोग जो यहाँ के थे, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएंगे, प्रथम युद्ध का प्रारंभ। प्रथम युद्ध का प्रारंभ। अब प्रथम युद्ध प्रारंभ जब हो गया तो इस प्रथम युद्ध की जो जड़ें थी
और इनका जो दूषित वातावरण था वो पूरे भारत के अंदर, पूरी भारतीय जनता के प्रत्येक कोने में फैल गया था। क्या फैला था कि प्रत्येक भारतीय, जो लोग भारतीय थे, अधिकतम भारतीयों को, यानी अधिकतम भारतीयों को युद्ध में भर्ती कर लिया। अधिकतम भारतीयों को युद्ध में भर्ती कर दिया। इनको क्या करना था? इनको लड़ाई करनी थी। जो विश्व युद्ध हुआ था, जो धुरीराष्ट्र थे, उनके विरुद्ध उनको लड़ाई करनी थी। तो अधिकतम भारतीयों को जब युद्ध में भर्ती कर दिया तो फिर क्या हो गया? नंबर 2 पे हो गया कि कृषि क्षेत्र में किसानों की संख्या में कमी आ गई थी। किसानों की संख्या में कमी। देखो ये क्या है? इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा था, या भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार के क्वेश्चन, आलोचनात्मक क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में मूल्यांकन भी करना आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस प्रकार की हेडिंग आपको आगे देने के लिए थोड़ा अच्छी सहायता प्राप्त होगी। नंबर 3 पे फिर क्या हुआ था? किसानों के सहयोग की कमी हो गई। जब किसान कम हो गए तो फिर क्या होना था? किसान जब कम हो गए तो खाद्यान्नों की कमी आ गई। खाद्यान्नों में कमी। अब जब खाद्यान्नों में कमी आ गई तो फिर क्या होगा? खाद्यान्नों का जो कीमत था, कीमतों में वृद्धि। जब खाद्यान्नों में कमी आ गई, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले लोगों की संख्या, जो लोग थे, उनको युद्ध में धकेल दिया। तो फिर अभी क्या होने वाला था? यहाँ पे कृषि कार्य करने के लोगों की कमी आ गई, जिसके कारण खाद्यान्न क्षेत्र में भी खाद्यान्न उत्पादकता भी कम हुई, जिसके कारण जो खाद्यान्न बचा था उनकी जो कीमत थी वो बढ़ गई। तो फिर क्या हुआ? कीमतों में वृद्धि हो गई तो लोग भूखमरी आ गई। आप देखिएगा कि 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी के बीच के अंदर जो हम जनसंख्या का यदि अध्ययन करें तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? नकारात्मक वृद्धि हुई थी, जिसका कारण यही था। क्या था? यही था कि भूखमरी और रोगों से रक्षा नहीं हो पा रही थी, प्लस क्या हो गए थे? रोगों का आक्रमण भी हो गया था। रोगों का आक्रमण। अब ये युग ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन पूरा भारत था। सारी की सारी स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और ब्रिटिश सरकार बिजी थी किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। तो फिर भारतीयों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और आगे फिर क्या हुआ? अभी हम देखते हैं कि खाद्यान्नों की कमी आ गई। अभी क्या हुआ? अब नंबर 4 पे ये हुआ कि जब युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारतीय सैनिक भारत में भी लड़ रहे थे और विदेशों में भेज दिया गया था। यानी भारतीय सैनिकों को युद्ध में धकेलना, युद्ध में भारतीय सैनिकों को विदेशों में भेजना। अब तो देखो, भारतीय सैनिकों को विदेशों में भेजना, हमारी क्या रीति रिवाज क्या थी कि कोई भी भारतीय विदेशों में नहीं जाएगा, यानी विदेशों में जाके लड़ाई नहीं करेगा। उसको, इस परंपरा को वो अपवित्र मानते थे। यानी वो एक प्रकार से घृणा करते थे कि विदेश में नहीं जाना चाहिए, हमारे देश में ही रहना चाहिए। इस प्रकार के लोगों के बीच में रीति रिवाजें थी। तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। अब और क्या हुआ था? और ये हुआ था कि जब युद्ध शुरू हो गया तो विदेशों में भारतीय जान भेजना है तो फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा रेलवे मार्ग की जरूरत पड़ेगी और शिप, जहाजरानियों की जरूरत पड़ेगी, एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अन्य सामग्री भी जरूरत पड़ेगी, सेना को खर्चे के लिए उनकी पोशाकों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी तो फिर इनका क्या हुआ? युद्ध का खर्चा बढ़ गया था। क्या? युद्ध का खर्चा बढ़ गया। उस टाइम यदि देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए वार्षिक, ये खर्चा बढ़ गया था इतना। अब आप सोचिए कि जब ब्रिटिश सरकार के ऊपर 40 करोड़ रुपए का खर्चा अतिरिक्त बढ़ गया तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? भारतीयों पर इस पर कर थोप देगी। तो फिर कर लगा दिया गया था, अतिरिक्त कर लगा दिया, अब अतिरिक्त कर लगा दिया तो भारतीय दब गए थे और भारतीयों के पास कोई इनकम का साधन नहीं था। कृषि क्षेत्र भी छूट चुका था। तो फिर आक्रोश यानी असंतोष पैदा होना ही था। और फिर क्या हुआ था? अब युद्ध में खर्च बढ़ गया था और
इसके दौरान युद्ध जब हो रहा था तो जो व्यापारिक वर्ग था ना उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि जो आइटम ब्रिटेन से आता था, जो आइटम ब्रिटेन से भारत में आके बिकता था और उच्च कीमतों पे बिकता था, अब युद्ध के दौरान क्या हुआ, युद्ध के दौरान ब्रिटेन से लाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत लगता था। तो भारत के अंदर जो यहाँ की देसी उद्योग थे, यहाँ के जो उद्योगपति थे जिन्होंने इधर प्रोडक्शन प्रारंभ कर रखा था, उनके सामान की बिकने की जो दर है वो बढ़ गई थी, यानी उनका सामान बहुत उच्च दर से कीमत पे बिकना प्रारंभ हो गया। तो चाटुकार, चाटुकार बोल दो तो चमचे बोल दो, चमचे कुछ भी बोल दो, व्यापारियों की संख्या में वृद्धि, की संख्या में वृद्धि। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार की व्यापारी वर्ग उत्पन्न हो गया था कि इनको कोई किसी से मतलब नहीं, कोई राष्ट्रीय एकता से मतलब नहीं, कोई राष्ट्रीय जन जागृति से मतलब नहीं, उनको स्वहित अपनी मतलब था, अपने स्वहित के लिए काम करने लग गए थे। पहला एक तो वर्ग ये था, दूसरा था प्रशासनिक या कर्मचारी वर्ग था, वो भी चाटुकार था, वो भी अंग्रेजों के हित में काम करता था। तीसरी सेना थी। तो इस प्रकार लोग बहुत कम थे जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान देने वालों लोगों की संख्या बहुत यहाँ पे कम थी। ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था। उसके बाद और क्या देखें, इसके बाद लोग कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा था, एक बात बता देना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में अब एक उदाहरण देते हैं हम। चंपारण, बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति को लागू कर रखा था। बलपूर्वक 3/20 भाग पे उनको नील की खेती, 3/20 भाग पर नील की खेती, नील की खेती के लिए मजबूर करना, नील की खेती के मजबूर करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। नील की खेती आपको करनी ही है। इस प्रकार ये ऐसा वातावरण वहां पे उत्पन्न हो गया था। अभी और क्या वातावरण उत्पन्न हुआ था, अभी देखिए जो 1915 का जो 15 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब भारतीयों को क्या अधिक से अधिक भारतीयों की सहयोग चाहिए, किसको, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए। तो फिर आपको पता है किसी भी काम को यदि आपको बढ़ाना है, उसको बड़ी अभिप्रेरणा के साथ कोई काम करवाना है, तो लोगों का मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर रखना जरूरी होता है। तभी होता है जब चाहे युद्ध हो, चाहे किसी प्रकार के शांति एरिया हो, पीस टाइम हो, कैसा भी हो, जहां पर यदि आपको कार्य क्षमता में यदि वृद्धि करनी है, आउटपुट यानी उत्पादकता दर बढ़ानी है, तो लोगों का जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा ही अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को नाइट उसका केसरे हिंद की उपाधि दे दी और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दे दी। इन्होंने उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आपकी जो मांगे हैं हम सुन लेंगे, आराम से सुन लेंगे, अभी नहीं तो जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुरंत बाद आपकी मांगों को सुन लिया जाएगा। बोला ठीक है। इसी पीरियड के दौरान, इसी पीरियड में महात्मा गांधी का आगमन होता है और महात्मा गांधी का आगमन होने के बाद आगे क्या होता है वो इधर हम पढ़ेंगे। हम पहले 2 चीज पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का आगमन होता है, साथ में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। क्या होम रूल आंदोलन चलाया जाता है? पहले हम यहाँ पे होम रूल आंदोलन का अध्ययन कर लेते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, एक बार इसको अच्छे से समझिए, क्या था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक महोदय आए थे जेल से छूट करके और उन्होंने राजनीतिक जो परिदृश्य भारत का देखा तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा था कि यदि मैं मेरी जो क्रांतिकारी गतिविधियां करूंगा या नरम दल गरम दल जिस तरह से का जो सिद्धांत थे उनके आधार पर यदि चलूंगा तो मेरे को कल भी जेल में डाल देंगे, तो ये करना तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। वो कब चलाया? 1916 में। 1916 में अकेला नहीं था, उनको एनी बेसेंट का साथ मिला था। किसका मिला था? एनी बेसेंट का। होम रूल आंदोलन 2 क्षेत्र में चला था। एक था महाराष्ट्र तथा आसपास का एरिया, मध्य प्रांत मान लो, और दूसरा था मद्रास। मद्रास में कहा? अडियार। अडियार एक जगह है, उस अडियार में यहां पे चलाया था तिलक जी ने और यहां पे एनी बेसेंट ने। अब देखिए, आदमी राष्ट्रीय जागरूकता या राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने वाले, आगे मतलब प्रगतिशील बनाए रखने के लिए लोगों की कमी थी, तो इन्होंने एक होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन देखो कितना लिबरल था।
उदारवादी था, लिबरल था उनको, लेकिन यदि उसकी थीम, यदि उसकी गहराई में जाके देखें तो देखो क्या क्या उन्होंने करने का प्लान किया था, उसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। उनका जो होम रूल आंदोलन था वो यहां तो एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया था और यहां पे तिलक ने चलाया था। अब एनी बेसेंट जो मद्रास में चलाया था उस दौरान आप ये सोचिए कि होम रूल आंदोलन जब चल रहा था भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख राजनेता यहाँ पे होंगे, कौन कौन से हो सकते थे वो यहाँ पे जिंदा थे, या उस कार्यकाल के दौरान कौन कौन से जो भविष्य में आगे जाकर के जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था उनमें कौन कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो छोटे थे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू थे, और उसके बाद और कौन कौन थे उसमें तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, सीवाई चिंतामणि थे, हसन इमाम थे, मजरूल हक थे। ठीक है, ये लोग, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सारे के सारे थे। तो इन लोगों ने इस होम रूल आंदोलन का एनी बेसेंट का साथ दिया था, इसकी विचारधारा में शामिल ये लोग हो गए थे। और तिलक जी ने महाराष्ट्र में चलाया, इन्होंने मद्रास में चलाया। अब ये होम रूल आंदोलन चलाने का मकसद क्या था, इसका उद्देश्य यहां पे देखो, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि लोगों को अधिक से अधिक जागृत करना है। क्या करना है? लोगों को अधिक से अधिक हमको जागृत करना है। कैसे करेंगे हम जागृत? तिलक जी ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के अंदर मराठा कौन सी भाषा में था? मराठा था अंग्रेजी भाषा में और केसरी था मराठी भाषा में। ठीक, इनके माध्यम से जो तिलक जी हैं वो क्या, इन दोनों समाचार के माध्यम से अपनी राजनीतिक विषयों का प्रचार प्रसार लोगों के बीच करना प्रारंभ कर दिया। तो इनके माध्यम से क्या करना था? जन जागृति, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना। ब्रिटिश सरकार जो काम कर रही है उसका गांव-गांव में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के वाद विवाद करना, सिर्फ और कुछ नहीं करना कि देखो ऐसे कर रही है गवर्नमेंट, ये हमारे हित में नहीं है, हमारा शोषण कर रही है, बस इतना ही करना था। लोगों को क्या कर रहे थे? लोगों के बीच में राष्ट्रीय चेतना की जागृति कर रहे थे। उसके बाद जो एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से मद्रास क्षेत्र के अंदर लोगों को जन जागृत करना प्रारंभ किया था। और क्या क्या किया था इन्होंने? जनसभाएं आयोजित की। क्या क्या? जनसभाएं आयोजित की, सामाजिक सेवाएं की, लोगों की सहायता की, लोगों को मार्गदर्शित किया, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या नहीं करना चाहिए, तुम संगठित हो, तुम एक आवाज बनो, तुम एक आंदोलन खड़ा करो। इस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ कर दिया था ब्रिटिश सरकार की अब्सेंस में, उनको पता उन्होंने नहीं चलने दिया। एक तो ये होम रूल आंदोलन चला था। ठीक है, यदि उसका होम रूल आंदोलन का डिटेल से हम देखें तो उसके अध्यक्ष थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था जोसेफ बे पतीस्ता। क्या कौन था? जोसेफ बे पतीस्ता। और सचिव कौन थे? एनसी केलकर सचिव थे। इस प्रकार बुक के अंदर दिया हुआ है, उसका थोड़ा सा फैक्ट आप वहां से देख लीजिए। ये होम रूल आंदोलन एक साइड में 1916 में शुरू हो गया था और वहीं पे महात्मा गांधी जी का एंट्री हो गया था। अभी देखिए ब्रिटिश सरकार कितनी दबी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ब्रिटिश सरकार के पास इतना समय नहीं था कि भारतीयों के द्वारा जो मांगे उठाई जा रही है या भारतीयों के द्वारा जितने भी आंदोलन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ हम कुछ लड़ाई लड़ें या उनके खिलाफ कुछ एक्शन लें। इस प्रकार का एक्शन करने का या कोई वाद विवाद करने का उनके पास टाइम नहीं था। तो सीधा उन्होंने जो भी बोला उनको मान लिया और तत्काल समय में जो भी आंदोलन होने वाले थे उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो ये जो होम रूल आंदोलन के द्वारा तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा ने, मोतीलाल नेहरू ने और ये जो तेज बहादुर सप्रू ने, इन्होंने लोगों को जागृत करना धीरे धीरे प्रारंभ किया। इनकी ब्रिटिश सरकार के पास इतना टाइम था नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। फिर ऐसे ये हुआ कि महात्मा गांधी जब एंट्री किया 1915 के अंदर, तब उनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले और गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप
जरूर अफ्रीका से आए और रंग भेद की नीति का वहां पे विरोध किया है। अंग्रेजों का अत्याचार वहां पे भी हो रहा है, वो भी उपनिवेश अंग्रेजों का ही है, और वहां पे आपने लड़ाई लड़ी है, और कुछ वहां पे राजनीति वो जो दल भी बनाए थे, उनकी पार्टियां भी थी। उन पार्टियों के माध्यम से लोग ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनका वहां पे विरोध किया। तो गांधी जी आते ही यहाँ पे भारत के अंदर भी इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने बोला था कि गांधी जी आप आंदोलन प्रारंभ करने से पहले क्या करो, आप पूरे संपूर्ण भारत की परिस्थिति को, संपूर्ण भारत की जो दशा है उसको घूम घूम करके भ्रमण करके आप देख लीजिए पहले। तो महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। और 1916 का एक लखनऊ के अंदर कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर तिलक जी के प्रयासों से मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य क्या हो गया था, एक समझौता करवाया गया था। देखिए समझौता क्यों करवाया गया था, उसके पीछे रीजन था। उसके पीछे एक हिस्ट्री ये है कि तुर्की जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे खलीफा का पद था, और ये युद्ध था वो अंग्रेजों के विरुद्ध वहां पे भी चल रहा था। तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध थी, सामने लड़ रहे थे, और अंग्रेज वहां पे तुर्की पे आक्रमण करना चाहते थे। तो वहां का उसके कारण भारत के अंदर एक खिलाफत आंदोलन भी चला था। तो मुसलमानों को पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो के तहत कांग्रेस से अलग कर दिया, लेकिन मुसलमान फिर भारत लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में एक समझौता हुआ और लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। वहां पे गांधी जी आए तो वहां उस जो सम्मेलन हुआ था वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे थे, राजकुमार शुक्ल, बिहार के किसान नेता थे। कौन थे? बिहार के किसान नेता। अब इनको कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी तो कि कोई नेतृत्व कर सके और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हमारे पे किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। तो राजकुमार शुक्ल अकेला आदमी था। उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि गुरुदेव, दादाजी, ताऊजी, जो भी बोला आप हमारे चंपारण में आइए और हमारी दशा देखिए, हमारे साथ अंग्रेज किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं और किस प्रकार से तीन खटिया पत्ती को लागू कर रखा है, हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारे से बलपूर्वक किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो गांधी जी ने आश्वासन दिया, बोले ठीक है बेटे, मैं आऊंगा आपके पास। गांधी जी गए तो जाने से पहले वहां पे गांधी जी का प्रवेश निषेध कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि वो गांव में नहीं जाएंगे। लेकिन गांधी जी उधर डट गए, बोला मैं तो गांव के अंदर इंटर करूंगा और लोगों की समस्याएं सुनूंगा। और उधर से ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के पूरे दबाव में थी। उन्होंने सोचा यदि गांधी जी को नहीं जाने देंगे इधर आंदोलन करेंगे, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो बोला ठीक है, गांधी जी को जाने दो। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी, देकर के गांधी जी को मोटिवेट कर दिया। और गांधी जी ने देखा तो झीली में उनके साथ अत्याचार हो रहा था। तो गांधी जी ने फिर सत्याग्रह और अहिंसा। उससे पहले एक छोटी सी कहानी और बता देना चाहता हूं कि गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद साबरमती में एक आश्रम खोला और सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए वहां को एक केंद्र बिंदु के रूप में समझा, लोगों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश सरकार ऐसे मानेगी नहीं, हम क्रांतिकारी गतिविधि करेंगे फिर भी हिंसा का सहारा लेंगे, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे, इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। हमको अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चल करके इनसे लड़ाई करना है। तो वहां से शुरू होती है महात्मा गांधी की विचारधारा। भारत के अंदर सत्य और अहिंसा को अपनाया जाता है और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। और 1917 के अंदर देखा जाए तो चंपारण के अंदर जो किसानों ने विद्रोह किया था, किसानों ने जो विरोध किया था, उसका महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया और अंत में ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा। वहां पे एक बोर्ड गठित किया गया और उसका अध्ययन किया तो पाया गया कि हाँ, ब्रिटिश सरकार वास्तव में वहां पे अंग्रेजों किसानों का शोषण कर रही है। तो फिर ब्रिटिश सरकार एक तो अंग्रेजों प्रथम विश्व युद्ध से दबी हुई थी और साथ में फिर महात्मा गांधी जी की बात मान ली। उसके बाद एक खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर एक अहमदाबाद के मील मजदूरों का आंदोलन हुआ। अब देखिए दोनों आंदोलन का पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए, वहां कहानी है एक, उसमें पढ़ लीजिए। लेकिन बात यह है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपनाते हुए ये 3 सफलताएं प्राप्त भारत में की थी। 3 सफलताएं जैसी महात्मा गांधी ने प्राप्त कर ली तो इससे मोटिवेट होकर के लोग भी जुड़ गए। देखो महात्मा गांधी किसानों की आवाज को सुना, मजदूरों की आवाज को सुना। इस प्रकार उनका मूल उद्देश्य क्या था, वहीं से अपनी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में काम करना प्रारंभ कर दिया। अब मजदूरों को जोड़ लिया, किसानों को जोड़ लिया और किसानों के मसीहा बन गए, देवता बन गए महात्मा गांधी।
तो किसान सारे एक मंच पे आना प्रारंभ हो गया और लोगों को राष्ट्रीय चेतना जागृत करना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने और कुछ नहीं प्रारंभ किया था, ऐसा ही किया था। लेकिन जो बंदा ऐसे बोलता है गांधी जी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया था जिससे अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगने दी और अंत में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि अंग्रेजों की जड़ें बीच बीच में हिलाते रहे। आगे जाकर के देखेंगे कुछ आंदोलन भी प्रारंभ, बड़े बड़े आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, आगे क्वीन आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे। लेकिन बीच में उनको छोड़ के रोक दिया गया था। उसको रोकने का रीजन था, वो भी हम आगे एक एक आंदोलन जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे कि गांधी जी ने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया था। हम यहीं पे ये पढ़ेंगे कि गांधी जी ने जो प्रारंभ किया था, इनके 3 जो आंदोलन थे, उन तीनों आंदोलन सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने बात मानी और जो लोगों की मांग थी उनको मान लिया गया। अंत में सफल हो गए थे सारे के सारे। उसके बाद गांधी जी ने आगे क्या करना प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन के तहत गांधी जी खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए जो मुस्लिमों को एक साथ किया था, कांग्रेस के साथ किया था। फिर असहयोग आंदोलन चलाने पे एक रास्ता, एक मतलब मार्ग प्रशस्त किया था। उसका अध्ययन हम आगे वाले में करेंगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है वो हम आगे वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि हमने परिस्थिति देख ली कि उस टाइम कैसी परिस्थिति थी। होम रूल आंदोलन चला था, उसके बाद 3 आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले थे। कौन कौन? चंपारण आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। नंबर 2 पे कौन था? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। नंबर 3 पे था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये 3 आंदोलन, 1, 2, 3, ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए थे। उनमें महात्मा गांधी को सफलता मिली। होम रूल आंदोलन चलाया गया, इसमें भी तिलक जी को, एलई बेसेंट को सफलता मिली। जो उनका उद्देश्य था वो परिपूर्ण हुआ। दुर्भाग्यवश तिलक जी का 1 अगस्त 1920 को निधन हो गया था। तो होम रूल आंदोलन तो वही पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी ने कुछ आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन की जो राह पकड़ी थी, एक मसौदा तैयार किया था, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब देखो, यहां तक तो महात्मा गांधी की और अंग्रेजों की जो सांठगांठ है वो ठीक चल रही थी। महात्मा गांधी एक मध्यस्थ के रूप में थे। महात्मा गांधी जनता की आवाज सुनकर के अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। अंग्रेज जब नहीं मान रहे तो सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपना रहे थे। ठीक, लेकिन आगे जाने के बाद महात्मा गांधी जब उनसे प्यार से बातें कर रहे थे, प्यार से अपनी मांगों को मांग रहे थे, और वो ठीक है कुछ मांगों को मान भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उन्होंने कांड किए थे, जिसका रोलेट एक्ट है। इस प्रकार के जो 2-3 उन्होंने काम किए थे, जो उनका फिर उनको देख करके गांधी जी को पता चल गया था कि ये चीज, ये लोग हैं इस तरह से मानने वाले हैं नहीं, इनके खिलाफ तो कुछ आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर के 1920 तक बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखोगे तो आपको हिस्ट्री समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। और लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, आगे शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी इस प्रकार के कंटेंट यदि मिलेंगे तो हिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है, इस प्रकार को यदि समझाने वाला हो तो। और साथ साथ में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको समय पे इस प्रकार के कंटेंट मिलते रहे। यही मेरी गुजारिश है आपसे। और आज हम हमारे वीडियो को यहीं भी विराम देंगे। आगे हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का अध्ययन आगे वाली वीडियो में हम करेंगे। निरंतर आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।